शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश में बहुत तेजी से कुछ घट रहा है, आने वाले वक्त में कुछ होने वाला है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। अभी आपने देखा होगा कि मोदी सांसदों की अंतिम पंक्ति में बैठे हैं। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है और वो 75 वर्ष के होने वाले हैं। इस सब को लेकर चर्चा सरगर्म है। आइए इसी बात पर हम बात करते हैं रविंद्र जैन साहब से। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या देख रहे हैं आप? देखिए रिजवान भाई, मुझे लगता है कि मोदी जाने वाले हैं। आज मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं कि जिस तरह से देश में घटनाक्रम घट रहे हैं, आज मैं अपने तमाम दर्शकों को कुछ घटनाएं बताता हूं और आप इसको अपने दिमाग से रिकलेक्ट करिए, सोचिए, विचार करिए कि इन घटनाक्रमों का जो क्रम है, ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी के जाने की बेला आ गई है? क्या दुमदमी बजने लगी है कि अब साहब जाने वाले हैं? क्या थैला तैयार हो गया है अब साहब का? एक एक करके समझने की कोशिश की है। रिजवान भाई, आप जरा गौर से सुनिए और मैं तमाम दर्शकों को भी बोल रहा हूँ। ऐसा क्या कारण था कि सितंबर महीने में ही आपने जीएसटी को एकदम संशोधित किया और आप हल्ला मचा रहे हैं पूरे देश और दुनिया में कि आप अब दिवाली बनेगी, अब सस्ता सामान आएगा, आपके किचन का जो बजट है वो कम हो जाएगा। ये जो अचानक हुआ है, ये क्या नरेंद्र मोदी के जाने के संकेत हैं? नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो मेरे मेरे 75 का होने से पहले कई ऐसे कदम उठाएं। पहला कदम जीएसटी, जरा गौर से सुनिए। दूसरा कदम बहुत बड़ा, 26 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी यूएनओ में अपना भाषण देने वाले थे, यूनाइटेड। तो आप सोचिए यूएनए का उनका भाषण कितना महत्वपूर्ण था। उन्हें जाना था लेकिन यात्रा कैंसिल कर दी गई है। अब आप बताइए, अमेरिका की यात्रा नरेंद्र मोदी कैंसिल करते, कोई ना कुछ होने वाला है। 26 सितंबर को अमेरिका जाकर नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक भाषण था, अब उसे विदेश मंत्री जी देंगे। एक हो गया जीएसटी, दूसरी उन्होंने यात्रा कैंसिल की अमेरिका की। तीसरा बड़ा मैं कारण बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए। जिस मणिपुर में नरेंद्र मोदी ने जिद के लिए नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा, 2 साल से ज़्यादा हो गए मणिपुर जलता रहा, मोदी जी नहीं गए। लेकिन 75 का होने से पहले 13 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पहुंच रहे हैं। आप अंदाज लगाइए क्या कारण है नरेंद्र मोदी जी का 13 तारीख को मणिपुर जाना। और आप देखिए कि धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी अपने तमाम अधिकार, फैसले लेने की जो क्षमता है, फैसले लेने की कई जो चीज़ें हैं, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमित शाह की ओर। अमित शाह जी कई फैसले ले रहे हैं। और राज्यसभा में जो स्पीच नरेंद्र मोदी को देना था, राज्यसभा में डिबेट का जवाब देना था, ऑपरेशन सिंदूर के पूरी चर्चा का जवाब देना था, नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, वो जवाब दिया अमित शाह जी ने। तो इन तमाम सारे घटनाक्रम से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि क्या 17 तारीख को कुछ खास होने वाला है। 17 से पहले ही सारी फाइलें क्यों निपटाई जा रही हैं? 17 से पहले नरेंद्र मोदी जी इतनी जल्दीबाजी में क्यों हैं? मणिपुर भी 17 से पहले जाना है, जीएसटी भी 17 से पहले करना है उनको, अमेरिका का यात्रा जो 17 के बाद थी उसे कैंसिल करना है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं रिजवान भाई, जो लग रहा है कि क्या मोदी जी जाने वाले हैं, क्या उनका थैला वाकई तैयार हो गया है, क्या होने वाला है, कुछ लग रहा है। रविंद्र भाई, जिस तरह से नरेंद्र मोदी कोई फ़ोटो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हैं, अगर उनके सामने, कैमरे के सामने कोई आ जाए तो वो उसे हटा भी देते हैं। इसके अलावा वो ऐसा कोई मौका नहीं, अगर वंदे भारत ट्रेन है या छोटा सा कोई पुल भी है तो उसके उद्घाटन का अवसर भी वो नहीं जाने देते। जनता को हाथ हिलाते हैं दूर से, और वो ऐसा करते हैं जहाँ हर जगह यही मैं मोदी के अलावा कोई जी, मैं हूँ, हर जगह दिखता है। लेकिन अब एक नई फोटो वायरल हो रही है और वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर उसको वायरल कर रहा है। क्या मंत्री, क्या अध्यक्ष, क्या अलग अलग वर्ग के लोग, सब तरह के उसको कर रहे हैं, और मोदी सबसे अंतिम पंक्ति में सबसे किनारे बैठे हुए हैं। दरअसल क्या हुआ है कि कल, आपको पता है, आने वाला कल 9 सितंबर को देश के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है
उस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अंदर से हिली हुई है। हिली क्यों है? हमने देखा था दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के जो चुनाव हुए थे, वहाँ अमित शाह का कैंडिडेट बुरी तरह चुनाव हारा। बीजेपी के दोनों कैंडिडेट बीजेपी के थे, राजीव रूडी जीते हैं और उनका कैंडिडेट हार गया। तो आप सोचिए, उसके बाद से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कैंप में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भितरघात हो जाए, वह क्रॉस वोटिंग हो जाए। तो इसके लिए कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की कार्यशाला रखी थी, वो आज भी है। और कल कार्यशाला थी कि कैसे काम करना है। नरेंद्र मोदी जी आए और उस कार्यशाला में दिन भर रहे, लेकिन मंच की ओर देखा नहीं, गए नहीं, सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे रहे, शांत बैठे रहे। तो क्या आज मुझे ये लगता है कि मुझे पूछ लेना चाहिए, क्या अब नरेंद्र मोदी जी को लग गया है कि उनकी सत्ता जा रही है, अब प्रथम पंक्ति से उन्हें अंतिम पंक्ति की ओर जाने का समय आ गया है? क्या इसलिए नरेंद्र मोदी जी अंतिम पंक्ति में बैठ रहे हैं? देखिए, सवाल तो पूछा जाएगा। आप कुछ भी करेंगे, आपकी हर हरकत पर सवाल बनता है। तो कल जिस तरह नरेंद्र मोदी जी सांसदों में सबसे पीछे बैठे थे, तो आप सवाल बनता है कि नरेंद्र मोदी जी को अचानक क्या हुआ? जो संसदीय दल के नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो अंतिम पंक्ति में क्यों बैठ रहे हैं? कारण क्या है? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? एक और बात रिजवान भाई, नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। अब उनके चेहरे पे गुस्सा ज़्यादा दिखता है। दूसरा, हर मौके को उनकी लपकने की आदत है। जैसे आपने देखा बिहार में जो कुछ हुआ था, हमने देखा कि माँ की गाली और फलाना बहुत सारी चीज़ें हैं। पता चला कि वो माँ की गाली देने वाला वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं है, वो तो बीजेपी में रहा है। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने कल एक संदेश दिया है कि अब मैं प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ गया हूँ। बिल्कुल। अगर जिस तरह की बात, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद में जाकर वहाँ उन्होंने दंडवत किया, लेकिन जब वो मीटिंगों में बैठे तो दिग्गज से दिग्गज नेता नीचे बैठे थे और वो ऊंचे सिंहासन पर बैठते थे और लगता था जैसे कोई महाराजा बैठा हुआ है और सब अब उसकी प्रजा हैं। फिर उन्होंने बहुत जो वरिष्ठ थे, उनके गुरु लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और इस तरह के जो बड़े दिग्गज नेता थे, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। उम्र 75 बताई गई। अब मुरली मनोहर जोशी की भी एक मुलाकात हुई है, कहते हैं कि उसमें आग में घी का काम किया है उसने। ये क्या है? दरअसल संघ की एक वैचारिक बैठक थी, मोहन भागवत जी सहित तमाम संघ के लोग थे। उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को आर्थिक विकास पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने आर्थिक विकास के माध्यम से देश के दयनीय हालात को जो प्रकट किया है, संघ के लोग भौचक रह गए हैं। मैं आपको कहूँ, दत्तात्रेय होसबोले जी को सफाई देनी पड़ी। मुरली मनोहर जोशी ने जो कुछ उस बैठक में बोला है ना, पूरा देश स्तब्ध रह गया है। आप सोचिए, मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने आज तक मुंह नहीं खोला। लेकिन कल जब वो बोले हैं, 2 दिन पहले जब वो बोले हैं, आप सोचिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि 2021 तक, 2014 में नरेंद्र मोदी बने थे, 2021 तक हमारे देश का 65% पैसा, हमारा जो धन है वो 10% लोगों की जेब में पहुंच गया है। कितनी बड़ी असमानता आई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, 2021 के आंकड़े कल मुरली मनोहर जोशी रख रहे थे संघ की बैठक में। संघ को भी आईना दिखा रहे थे, बीजेपी को भी आईना दिखा रहे थे कि हमारे देश की 65% संपत्ति मात्र 10% लोगों के हाथ में है। देश एक और एकदम गरीबी की तरफ चला गया है और एक तरफ लोग अमीर हैं। इतनी लंबी खाई बन गई है बीच में कि अब इसे, बात तो आप करते थे कि हम गरीबी हटा देंगे, गरीबों को धनाढ़ बना देंगे, हर हाथ को रोजगार देंगे। कल जब मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि विकास ही देश की तरक्की का पैमाना नहीं हो सकता है, आपने जो आर्थिक जो किया है, असमानता की है, एक दूसरा उन्होंने जो बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है, वो एक तरह से तमाचा कह सकते हो आप भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पे। उनका कहना है कि देश की युवा पीढ़ी नशे में डूब गई है। नशा जिस तरह इस देश में प्रवेश किया है, इन 11 सालों में देश के युवा पीढ़ी जिस तरह नशे की ओर गई है, खासकर रिजवान भाई मैं आपको बताऊं, हमारी बेटियां, हमारी बहन बेटियां
जिस तरह नशे की ओर जा रही है, हमारी युवा पीढ़ी कॉलेजों में जिस तरह नशा पहुंचा है, शर्म आना चाहिए। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, बात करते हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए कि उनके शासनकाल में क्या कर रहे हैं आप लोग। पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म होने को उस पर आ गई है और हम बात करेंगे हमें डेमोग्राफी बदल गई है, फलाना हो गया है। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं। क्या केवल 11 साल तक आप दो वर्गों को लड़ाने का काम करते रहे? आपने इस ओर नहीं देखा। एक और बात मुरली मनोहर जोशी ने कही है जिस पर चिंतन इस देश को करना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि 2014 से पहले आत्महत्या करने वालों की संख्या 1,30,000 थी, जो बढ़कर 1,70,000 पहुंच गई है। इसमें युवा और छात्र ज़्यादा हैं। सोचिए हमारे यहाँ सुसाइड क्यों हो रहे हैं इतने। तो ये तमाम सारी चिंता एक बीजेपी के बुजुर्ग नेता जो प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी चिंता जाहिर की है। अब भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों को आईना दिखाने का काम मुरली मनोहर जोशी ने किया है। मुझे लगता है जोशी जी की ये जो स्पीच है वो भी नरेंद्र मोदी जी को अपना थैला उठाने की ओर अग्रसर जरूर कर रही है। बिल्कुल, जोशी जी अरसात के जानकार हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे हैं, युवाओं से उनका संवाद भी है। और जब वो उनके जैसा नेता, अनुभवी नेता इस तरह की बात करता है, सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत कुछ कहते रहे हैं, इस तरह की बातों को समय समय पर कहते रहे हैं, लेकिन लगता है उनकी पार्टी में ही उनकी बात को तरजीह नहीं दी जाती, ना अनुशासन। बेशक आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात को तरजीह ना दें, लेकिन आपने हिम्मत नहीं है कि उनको पार्टी से निकाल दें। बिल्कुल यही कहने जा रहा था मैं कि आज तक नहीं निकाल पाए। आप सुनते हैं, उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं देते और उन पर कार्रवाई भी नहीं करते। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी किया। उन पर कार्रवाई कई लोग हैं, मैं आपको बताता हूं, मैं जो भारतीय जनता पार्टी में होके भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये मानो आप, वे टेक्निकली भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई विसात नहीं है। वसुंधरा राजे की क्या विसात है, मुख्तार अब्बास नकवी की क्या विसात है, शहनाज हुसैन की क्या विसात है, रविशंकर प्रसाद की क्या है, सुब्रमण्यम स्वामी देख लीजिए, नितिन गडकरी तो आपके कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन उनकी भी कोई पूछताछ नहीं है। आप जानते हैं उनके पीछे कैसे कैसे षड्यंत्र होते हैं। उन्होंने अभी नागपुर में एक इंटरव्यू दिया, आपने सुना होगा, कि पिछले लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी को हटाने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र में 3 लाख वोट कम किए गए। तो ये क्या हो रहा है बीजेपी के अंदर? आप या तो नरेंद्र मोदी के सामने दंडवत रहिए, वरना पार्टी में आप इस तरह से उपेक्षित कर दिए जाओगे कि आपकी कोई औकात नहीं रहेगी। तो ये तमाम सारी चीज़ें, एक तरह से कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि घड़ा भर रहा है, घड़ा भर रहा है। मुझे लगता है कि घड़ा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। बिल्कुल, राजनाथ सिंह की क्या स्थिति है, शिवराज सिंह चौहान की क्या स्थिति है, और अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन कप जिसकी आप बात कर रहे थे, अमित शाह का कैंडिडेट हार गया, वहाँ जो अध्यक्ष जो जीते हैं राजीव प्रताप रूडी ने अभी निशिकांत के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, जो कुछ कहा है, उससे भी संदेश जाता है कि अब वो पकड़ नहीं रही है सांसदों में, और कहीं ना कहीं सांसद जो है अब उस पकड़ ढीली हो रही है, उन पर पकड़। रिजवान भाई, पकड़ ढीली हो रही है तभी तो नींद नहीं आ रही है। आपको पता है कल 9 सितंबर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगले 24 घंटे करो या मरो वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका कैंडिडेट हार जाएगा, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि 5 सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की तो ये पूरा की पूरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जाएगा। मुझे पूरा लग रहा है कि एनडीए का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। बेशक कांग्रेस जो विपक्ष ने कैंडिडेट बनाए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि मेरी जीत के लिए कोई संशय नहीं है, मैं जीत जाऊंगा, सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि कैंडिडेट वही जीतेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने खड़ा किया है। लेकिन क्रॉस वोटिंग की जो चिंता सता रही है इस समय नरेंद्र मोदी अमित शाह को, आप देख रहे हो 2 दिन सांसदों को बिठा के रखा है, बिठा कर ही रखा है। आपका तो ये बाड़ाबंदी की गई है सांसदों की, कहीं इधर उधर ना चले जाएं, उलझा के रखो 2 दिन। आपने देखा होगा 3 दिन पहले नड्डा के यहाँ सांसदों की वो थी भोज, नड्डा ने अचानक भोज क्यों कैंसिल किया? नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी में बगावत के बीज पड़ चुके हैं। अब ये कब पौधा बनेगा, कब पेड़ बनेगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज हम जो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, जो हमारी राजनीतिक आंखें, हमारी पत्रकारिता की आंखें हमें जो देख रही हैं, हम जो देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत के बीज ज़मीन के अंदर जरूर पड़ चुके हैं। अब इन्हें कब खाद पानी मिलेगा और ये कब पेड़ और पौधे बनेंगे, वो देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री चुनने पर भी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई,
जो बीजेपी की संसदीय दल की बैठक थी, और जो एनडीए के घटक दल हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं आती रहती हैं समय समय पर। क्या लगता है नेतृत्व की कमजोरी देखिए, का आपका वजह? कहना सही है कि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, लेकिन अब वो बात पुरानी हो गई, अब वो 1.5 साल पुरानी बात हो गई। सबसे बड़ी बात है, हम और आप तो कह सकते हैं, लेकिन जिन्हें बैठक करके चुनना था वही चुप हैं। बेशक बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, लेकिन एनडीए ने तो उन्हीं को चुना था, और एनडीए बीजेपी उसका पार्ट है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते टेक्निकली कि वो गलत हुआ। एनडीए में बीजेपी भी शामिल है, और उन सब ने मिलकर जब नरेंद्र मोदी को पीएम चुना है, एनडीए ने चुना है, तो हम ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होना चाहिए, उस पर प्रस्ताव आना चाहिए, मोदी जी का नाम पर मोहर लगना चाहिए, फिर एनडीए का समर्थन लेना चाहिए, ये सब। लेकिन आजकल आप देखते रहे हो ना, कौन चिंता कर रहा है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस है इस समय तो। बिल्कुल रविंद्र भाई, अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में लूँगा कि आप क्या देख रहे हैं 17 सितंबर के बाद इस देश में, आप ऐसा क्या देख रहे हैं, इसलिए कि निर्णय बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बहुत ढेर सारे नए नए तरह के डिसीजन देखने को मिल रहे हैं, नए नए रूप दिख रहे हैं। तो अब अंतिम सवाल यही है कि आपको क्या लग रहा है? देखिए रिजवान भाई, मेरा दिल ये कहता है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हुआ है, इसलिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इसमें मुझे थोड़ा शक है। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, इस पर भी मुझे शक है, क्योंकि यदि नहीं जा रहे हैं तो आप फैसले क्यों जल्दी जल्दी कर रहे हो आप। और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन वाली पार्टी है, ये 15 दिन वो मानते हैं कि कड़वे दिन है, पितृपक्ष है, इसमें हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है, तो अगले 15 दिन तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना नहीं है। और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने से पहले पद छोड़ दें, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका दौरा कैंसिल करना, मणिपुर का प्रोग्राम बनाना, उसके बाद जीएसटी का जल्दी जल्दी लागू करना कि 22 तारीख से लागू करना ही है, ये ऐसे निर्णय दिख रहे हैं मुझे लगता है कुछ होने वाला है देश में। आखिरी सवाल है, इसलिए एक सवाल और जोड़ देता हूँ। मोहन भागवत कह चुके हैं कि 75 साल के लिए न वो उन्होंने अपने लिए कहा है, न नरेंद्र मोदी के लिए कहा है। और इसके अलावा आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी अब नए अवतार में आने वाले हैं, नए अंदाज में? पहले बिल्कुल फ्रंट फुट में रहते थे, अब थोड़ा बैक फुट में बाड़ाबंदी करके आगे चलने वाले, इसलिए कि आज की राजनीति का तकाजा भी वही है, इसलिए कि अब पूरा बहुमत तो है नहीं, तो अब बाड़ाबंदी करनी है, इसलिए मोदी जी पीछे वाली उस पर खड़े, दरवाजे के पास खड़े हो गए। देखिए रिजवान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लास्ट में पूछा है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल पूछा है। डॉक्टर मोहन भागवत ने खुद कहा था कि यदि आप 75 साल के हो गए हैं और कोई आपको सम्मान की शॉल पहना रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपके रिटायरमेंट का समय आ गया है, आप कुर्सी छोड़ दीजिए और दूसरे के लिए स्थान छोड़िए। ये मैंने नहीं बोला था, ये मोहन भागवत जी ने बोला था। और मोहन भागवत जी शायद 13 को और नरेंद्र मोदी 17 को, ये दोनों 75 साल के होने वाले हैं। अब मोहन भागवत जी अचानक अपने बयान से पीछे क्यों हटे, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्या पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी के साथ कोई डील हो गई उनकी? क्या उनका कोई ऐसा हो गया कि भाई आज आप मत बोलिए, कल हम अपने आप छोड़ देंगे? देखिए, संघ जो काम उठाता है, संघ की चक्की धीमे पीसती है पर लेकिन बारीक पीसती है। ये मैं आपको बता दूं, संघ ने यदि कोई निर्णय ले लिया है, उनने कह दिया कि नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर नहीं, चाहे कुछ हो जाए। फिर संघ में ऐसा नहीं होता है कि कोई, यदि मोहन भागवत जी ने संकेत दिया है तो ये संकेत तो आप मानिए, बेशक उनने तात्कालिक रूप से देश का माहौल ख़राब ना हो, पार्टी का नुकसान ना हो, तो बेशक उन्होंने अपने बयान से पीछे हट गए वो। लेकिन यदि संघ ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी नहीं, तो फिर नहीं माननी बात समझ लेना आप, वरना आप जो पिछले दिनों बीजेपी का नुकसान हुआ, अगली बार नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, और ये मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से हो सकता है कुछ पैक्ट हुआ हो, संघ के नेताओं के साथ कोई बैठक हुई हो, उनमें कोई ऐसा बना हो कि मोहन भागवत जी 100 साल पूरे होने पर जो मुख्य भाषण होने वाला है उसमें सिर्फ ये बोलते हैं कि मैं इन्हें नरेंद्र मोदी के लिए नहीं कहा, खुद के लिए नहीं कहा, मैंने तो एक किताब के विमोचन में फला व्यक्ति ने जो बात कही उसको रिपीट किया, तो उन्होंने कह दिया वो बात। मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई एक सोची समझी रणनीति है बीजेपी और संघ की, और रणनीति क्या है ये आने वाले समय में सामने आएगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैं पिछले 45 साल से आरएसएस को जानता हूँ। आरएसएस जो फैसला कर लेता है उससे एक कदम तो छोड़िए, 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई।
संघ की बात है तो संघ अपने प्रोग्राम बना लेता है साल भर से पहले से, 2 साल के पहले के, उसको कब कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, कौन सी मीटिंग बैठक करनी है, किस तरह के निर्णय लेने हैं, कौन सा प्रस्ताव कहाँ लाना है, कौन सी बात कहाँ कहना है, ये उसका सब कुछ पहले से तय होता है। जिस तरह से अभी रविंद्र भाई आखिरी बात कह रहे थे कि संघ प्रमुख ने जो कहा वो किसी रेफरेंस से कहा था। बाद में जब वो बहुत चर्चा में आया 75 साल, तो उनकी ओर से अंदर खाने से ये सूचना भी भेजी गई, मराठी और हिंदी में कुछ वो जो उन्होंने कहा था उसका बाकायदा एक क्लिप हमारे सामने आई, हमारे पास आई, और उसमें यही था कि वो किसी के रेफरेंस से ये बात कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कहा था जब उन्हें 75 साल की उम्र में उनका सम्मान हो रहा था। लेकिन मार्गदर्शक मंडल में हमने दिग्गजों को जाते देखा है, हमने उन्हें देखा है जो बीजेपी के रथी थे, जिनकी रथ यात्रा की वजह से 2 से बीजेपी सरकार तक पहुंच गई, उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में जाते देखा। उन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को भी जाते देखा, और अन्य नेताओं को एक तरह से सरकार में रहते भी हाशिए पे जाते देखा। नितिन गडकरी हों, राजनाथ सिंह हों, या ऐसे कई नेता हों, उन्हें भी हाशिए पे जाते देखा। इसलिए कि जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।